Good afternoon, student. In this lecture of DSA, Data Structure and Algorithm Analysis, we have to discuss the topic that is the time and space complexity and the time-space trade-off. In the previous lecture, we already discussed about the how to analysis an algorithm. So this concept is similarly same, but in the previous lecture we discussed about the asymptotic notation, and now we are discussing about the time and space complexity and the time space trade off. And first of all, we need to know about how to analyze an algorithm. For the analysis of any algorithm, there are some requirements. जब हम किसी भी एल्गोरिथम को लिखते हैं, देन उसको जब एनालिसिस करते हैं कि वो एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पेस, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है टोटल, that is known as the analysis of an algorithm. So first of all we need to know about how much time it takes. कोई भी एल्गोरिथम जब हम कोई भी राइट करते हैं तो उसे रन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसका कंपाइल टाइम और उसका रन टाइम. सो द टोटल टाइम कितना लग रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइम कम्प्लेक्सिटी. सो सेकेंड इज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है उस एल्गोरिथम के लिए, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, कितनी बाइट्स यूज़ हो रही हैं, तो टोटल मेमोरी वो कवर करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट हाउ मच टाइम इट टेक्स. सेकेंड वी नीड टू नो अबाउट हाउ मच मेमोरी इट टेक्स. सो थर्ड वन रिक्वायरमेंट इज नेटवर्क, हाउ मच डाटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट. सो एल्गोरिथम को राइट जब करते हैं तो डाटा जो होगा, अगर किसी डाटा की रिक्वायरमेंट हुई ओवर द नेटवर्क, देन द नेटवर्क की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी. फोर्थ नीड क्या है, पावर, बिकॉज इन दिस एरिया वी यूज़ द डिजिटल मोबाइल्स, digital devices, so the power consumption is also used. So last one is the CPU registers. CPU has also its memory in the form of registers or the cache memory. So in the form of registers, memories are also occupied, so CPU registers requirement is also used. So these are all the requirements which are to be used to analysis an algorithm. और जब किसी भी एल्गोरिथम को हम रन करते हैं तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है. तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए मेनली हम किस पे डिस्कशन करेंगे, टाइम एंड द स्पेस कम्प्लेक्सिटी. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, हाउ टू एनालिसिस एन एल्गोरिथम, हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिथम, सो एल्गोरिथम की डेफिनेशन, इट्स प्रॉपर्टीज़, एंड थर्ड वन ये डिस्कस करना है, ये राइट करना है आपने. सो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम कोई भी सिंपल एक एल्गोरिथम लेते हैं. कोई भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तो उसको हम नंबर बाय नंबर, वन बाय वन स्टेप्स में लिखते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ प्रोसीजर्स और द नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर टू बी यूज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट. सो वी हैव टू राइट द ईच स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम. जब हम वर्ड बोलते, प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है, जो हम जिसके बारे में एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ टू नंबर, उसके लिए एल्गोरिथम लिखना है, देन दैट इज़ द प्रॉब्लम. यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने, स्वैपिंग द नंबर्स ऑफ, स्वैपिंग द टू नंबर्स, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑल्सो. सो यहाँ पर एल्गोरिथम है स्वैप a comma b. we have to begin that algorithm. there is a temporary variable जिसमें हम a की वैल्यू को स्टोर करें हैं, और a की वैल्यू जो है आगे b में कॉपी कर देते हैं, और a की वैल्यू क्या है, b के इक्वल बन जाएगी, और b की जो वैल्यू है वो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर की है, जहाँ पे temp इक्वल टू a, temp इज अ टेम्परेरी वेरिएबल विच इज़ इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू b. a की वैल्यू क्या होगी, b बन जाएगी, एंड b की वैल्यू क्या बन जाएगी, टेम्परेरी बन जाएगी, टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू है. सो लास्ट वन इज द एंड प्रोसेस. सो दिस इज द स्वैपिंग प्रोसेस. स्वैपिंग ऐसे होती है. हमने मेन फोकस किस पे यहाँ पे करना है कि कितना टाइम लग रहा है और कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए. सो द टोटल टाइम अगर देखना है तो ये स्टेटमेंट जो है, यहाँ से स्टार्ट करें, इस स्टेटमेंट को रन होने में कितना टाइम लग रहा है, वो कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट, यहाँ पर हम गए, ए की कोई वैल्यू होगी, टेम्प इक्वल्स टू 10, ये स्टेटमेंट होगी, देन आगे चले जाएंगे, देन ए की वैल्यू को होगी 20 फॉर एग्जांपल,
b इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प में यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 10 या 20, जितनी भी वैल्यू आप रख रहे हैं वो यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी। विच मीन्स दैट हर स्टेटमेंट्स में हम एक बार जा रहे हैं, दोबारा वापस तो नहीं जा रहे हैं, दोबारा वापस तब जाएंगे जब दोबारा रन करेंगे। एक बार रन होने के लिए उसे टोटल कितना टाइम लग रहा है। सो टेम्प इक्वल टू ए, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए 1, ए इक्वल टू बी के लिए भी 1 एंड इसके लिए भी 1 लग रहा है। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इसके लिए किस केस में कितनी आ जाएगी, 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। एफ एन क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है, एफ एन इज़ अ फंक्शन विच रिप्रेजेंट द टोटल टाइम, और इसे हम टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफ एन से। सो टी एन इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिथम, डेट इज़ 3। तो एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को जब हम कम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट करते हैं तो एनी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। सो द टोटल कम्प्लेक्सिटी इज 1। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में पढ़ी थी, नोटेशंस बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन एक्सेट्रा। तो इसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, अब बिग ओ में, डेट इज द कम्प्लेक्सिटी इज बिग ओ ऑफ 1। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल 2n+3 लिखा है तो वहाँ पर 3 इज़ द कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ इग्नोर्ड, 2n वहाँ पर n है, 2 इज़ ऑल्सो कांस्टेंट विच इज़ इग्नोर्ड, n सिर्फ बचा है, तो टोटल कम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। सो दिस इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी। समझ आया कि कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सो द स्पेस कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी हो रही है किसी भी वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जांपल ए के लिए 1 बाइट ले रहा है, अगर इंटीजर वेरिएबल है तो मान लो 2 बाइट्स ले रहा है, जो 4 बाइट्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल 1 ले रहा है, 1 बाइट है, इसका भी 1 बाइट है, ये भी 1 बाइट है, तो टोटल कितना हो गया, ये भी 3। एनी कांस्टेंट अगेन इज रिप्रेजेंटेड बाय कांस्टेंट, दैट इज 1। तो टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। अगर यहाँ पर 4 भी लेते हैं हम, ईच बाइट इंटीजर बाइट टेक्स 4 बाइट, सो यहाँ पर 4 लेते तो 12 बन जाता, तो 12 इज अगेन द कांस्टेंट विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज द, वी हैव डिस्कसिंग द टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम इज द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू रन टू completion, the total time taken by the computer or computer time taken by the algorithm to run the completion. It depends upon the various factors, so it is impossible to obtain the exact value, so we take the appropriate value. so exact value नहीं है, constant value जो है उसे हम as a 1 ले लेते हैं। so we can represent the time complexity by TP. TP is the time complexity of program P, or we can say that program or the problem क्या है, कोई भी एल्गोरिथम जो लिख रहे हैं, is equals to C plus TP. this TP is different, this is C is the compile time and TP is the run time. TP is the any instant which represent the run time. So what is the compile time? So compile time जो होता है वो क्या है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी एल्गोरिथम लिखते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, उसको जब कंपाइल करते हैं हम, कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइल करना, जो पूरे के पूरे 10 के 10 लाइन्स हैं उसे एक ही बार में स्कैन कर लेता है, तो कोई एरर चेक करने के लिए, तो ये भी क्या है, कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंस्टांस कैरेक्टर्स, ऑल्सो वंस कंपाइल्ड प्रोग्राम विल बी रन सेवरल टाइम विदाउट द रिकम्पाइलेशन। एक बार उसे कंपाइल कर लिया, कोई भी एरर नहीं आया, तो उसे जितनी बार मर्जी रन करोगे वो रन होता जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड वन इज़ द रन टाइम, इट डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर इंस्टांस। तो रन टाइम क्या है कि जब फाइनल हमारी एग्जीक्यूशन होती है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं हम, कंपाइल टाइम प्लस द रन टाइम, टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है कंपाइल के लिए और रन के लिए, वो हमारा टोटल टाइम होता है, तो उसके हिसाब से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द एल्गोरिथम, वी हैव द स्टेटमेंट
डेट इज़ एल्गोरिथम है कोई भी, तो उसमें सम का है, तो दो कोई भी सम करना है तो सम के लिए क्या है, दो वेरिएबल्स यहाँ पर लिए हुए हैं एल्गोरिथम सम ए कॉमा एन, ए इज़ द एरे, एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इनिशियली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इनिशियली क्या है एस इक्वल्स टू ज़ीरो, एस क्या है सम, सम की वैल्यू इनिशियली क्या है ज़ीरो, इनिशियल में कोई कुछ भी सम नहीं किया तो वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी ज़ीरो। फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, लूप स्टार्ट हुई आई की फ्रॉम 1 to n, तो s इक्वल्स टू s प्लस ए ऑफ आई, ए इज़ द एरे, आई क्या है वेरिएबल है जिसकी रेंज कहाँ पर है 1 to n। जब यहाँ पर s की वैल्यू इनिशियली क्या आ जाएगी, इनिशियल क्या है ज़ीरो, एस इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए ऑफ आई, यहाँ पर अगर 1 वैल्यू आती है तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू एस इक्वल्स टू 1, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर 1 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 to n, तो ये क्या होगी चलती जाएगी लूप, कब तक चलती जाएगी अप टू n, 1 से लेके n तक वैल्यूज़ जो है वो चेक करती जाना है, तो और सम की वैल्यू निकालते जाना है। फॉर एग्जांपल n की यहाँ पर वैल्यू क्या है 10, 1 to n, तो रेंज क्या होगी 1 से लेके 10 तक ये लूप चलती जाएगी, ठीक है। लूप का क्या मतलब होता है कि जितनी लूप दी है 1 to n दी है तो 1 to n तक चलेगी, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन n। सो अगर 10 तक दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगी। देन रिटर्न क्या कर दे हमें सम, सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द टोटल टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिथम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, वी स्टार्टेड विद द जहाँ से ब्रेस स्टार्ट हो रही है बिगिन हुआ है, तो सम इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो ये कंडीशन कितनी बार चली है, तो यहाँ पर अगर एक बार हमने इसे चेक कर लिया देन अगेन कहाँ से स्टार्ट होंगे हम, आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पर तो एस की वैल्यू कोई निकल आएगी तो उसे हम यूज़ करेंगे, एस इक्वल्स टू ज़ीरो वो तो एक ही बार रन हुई तो दोबारा उसको हम चेक नहीं करेंगे, तो विच मीन्स डैट ये जो स्टेटमेंट है कितने बार रन हुई रही है ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट फॉर लूप है आई इक्वल्स टू 1 to n, ये कब तक चलेगी, एक से लेके n नंबर ऑफ टाइम्स तक, तो टोटल n नंबर हो गया, बट यहाँ पर n+1 लिखा है, n+1 क्यों लिखा है, अगर n तक चले गए हम नेक्स्ट वैल्यू आई की अगेन इंक्रीमेंट होगी n+1, n+1 के लिए चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी वो बाहर आ जाएगा, बट चेक जरूर कर रहा है, 1 to 10 तक कंडीशन चेक की, फॉर एग्जांपल 10 के बाद 11 वैल्यू वो चेक करेगा, 11 वैल्यू चेक की, हमें 10 तक की चाहिए थी तो वो एग्जिट हो गया, कंट्रोल बाहर आ गया ब्रेस से, तो चेक तो कर रहा है, तो चेक करने से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तो एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ टाइम +1, तो n+1, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम इक्वल्स टू s प्लस ए आई, तो ये कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगी, जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर लूप थी 1 to n, 1 to n क्या है n नंबर ऑफ टाइम तक, यहाँ पर +1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तक उसने चेक किया कि 10 के बाद 11 वैल्यू चेक की n इक्वल्स टू 11, तो वहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी वो बाहर आ गया, बाहर जब आया वो इस कंडीशन तक पहुँचा ही नहीं, इट मीन्स दैट ये स्टेटमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन हुई n नंबर ऑफ टाइम, रिटर्न s, जितने नंबर ऑफ टाइम ये स्टेटमेंट चलेगी वो सम की वैल्यू रिटर्न करता जाएगा, विच मीन्स कि वो लास्ट में हमारे पास n की वैल्यू लास्ट में आएगी, टोटल सम हमने बताना है, तो यहाँ पर लूप यहाँ पर होके सम फिर इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू, ये यहाँ पर चेक करता जाएगा, एंड पे हमें सम रिटर्न टोटल वैल्यू एस की 100 है 20 है 120 है 200 है, जितनी भी वैल्यू वो कितनी बार रन हुई फिर ओनली 1 टाइम, क्योंकि लास्ट रिजल्ट हमने रिटर्न करना है। सो द टोटल टाइम टेकन बाय ईच एल्गोरिथम, ईच स्टेटमेंट जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल टाइम जब निकालना है तो सभी का सम कर दो, द टोटल टाइम इज 2n, n 2 बार आ रहा है और 1 3 बार आ रहा है, तो 2n + 3 विच इज़ द टोटल टाइम रिप्रेजेंटेड बाय t ब्रैकेट में n इक्वल टू 2n + 3, क्लियर। कांस्टेंट इज इग्नोर्ड, 3 इज इग्नोर्ड, 2 इज इग्नोर्ड, बच्चा क्या n, सो एसिम्प्टोटिक नोटेशन से हिसाब से बिग O ऑफ n इज द
total time complexity of this algorithm. Clear? नेक्स्ट वन इज़ द स्पेस कम्प्लेक्सिटी. स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है? कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज़ हो रही है किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एल्गोरिथम को रन होने के लिए. स्पेस नीडेड इज़ द सम ऑफ टू कंपोनेंट. ये दो कंपोनेंट से मिलके बनती है, फिक्स्ड पॉइंट एंड द वेरिएबल पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट में क्या है? Fixed point is the independent of input and the output characteristics, which include the instruction space, space for the variable, and the space for the constant, and so on. And similarly, the variable part consists of dependent on the particular problem. It is independent of particular problem. It includes the space needed by the referenced variable and the recursion stack space and the so on. So these are the different parts. First part is the fixed part and second part is the variable part. Space complexity is the combination of fixed and the variable part, which is also represented by SP, which is the space required for that program or the program, इज इक्वल टू सी. यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट. यहाँ पर कंपाइल टाइम नहीं लिखना क्योंकि स्पेस की बात करें. सी इज़ द कांस्टेंट प्लस एस पी. एस पी इज़ द इंस्टांस कैरेक्टरिस्टिक. इंस्टांस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कोई भी ये जो रिप्रेजेंट की इंस्ट्रक्शन स्पेस है, स्पेस फॉर द वेरिएबल कोई भी हो सकती है, विच इज़ द स्पेस कम्प्लेक्सिटी. हियर इज़ द एग्जाम्पल फॉर द स्पेस कम्प्लेक्सिटी. सेम वही एल्गोरिथम हमने यूज़ किया है. तो स्पेस कितनी यूज़ हो रही है? एस इक्वल्स टू 0. कोई भी एक वेरिएबल है, एस सम वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, तो उसके लिए स्पेस कितनी यूज़ हो रही है? 1 वर्ड, एक वर्ड यूज़ हो रहा है. सेकंड, अगर ये क्या है? अगर वर्ड्स की फॉर्म में है, बाइट्स की फॉर्म में है, तो इंटीजर वेरिएबल है तो 4 बाइट्स लेगा. ठीक है. तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, आई की वैल्यू क्या है? 1 to n. तो कितने वर्ड्स होंगे? हर नंबर को स्टोर करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए? n नंबर ऑफ चाहिए. तो यहाँ पर n हो गया. तो थर्ड स्टेटमेंट इज s इक्वल्स टू s प्लस ए ऑफ आई. इस स्टेटमेंट को s में सम की वैल्यू स्टोर होगी तो वो क्या चाहिए? ओनली 1 वर्ड. रिटर्न s, वो भी 1 वर्ड. सो टोटल इज n प्लस 3 वर्ड्स. सो Sn equals to n plus 3. Constant is ignored, which is also represented by order of n or theta of n. We can represent this by this equation.